हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में जैसा कि हम आपको डिस्कस कर चुके हैं राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट्स। जिन लोगों ने राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट्स नहीं देखा है वो ज़रूर देखें उसे, देन उसके बाद में इसको देखें, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उसमें कुछ बेसिक्स हमने बहुत डिस्कस किए थे जो कि इसमें भी हम यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए, जो आपका राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स है, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो आपका वेपर प्रेशर होता है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट्स जब डिस्कस किया था तो वहाँ भी बताया था कि जो वेपर प्रेशर होगा लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस का, वो कैसे ऑब्जर्व किया जाएगा, किस कंपोनेंट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ भी आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, जिसमें एक सॉलिड है दूसरा आपका लिक्विड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हम पढ़ रहे हैं। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट आपका कैसा होगा? सॉलिड ही होगा, क्योंकि सॉलिड नहीं होगा तो फिर वो इवापोरेट हो सकता है अगर लिक्विड है किसी भी टेम्परेचर पर। सॉलिड अगर है तो वो इवापोरेट होने की कोई चांसेस ही नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होता है ऐसे सॉल्यूशन का जिसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हो, यहाँ पर जो सॉलिड हमने लिखा हुआ है इसका मतलब है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड होता है सॉल्वेंट के साथ में, उनका जो वेपर प्रेशर है वो केवल और केवल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करता है, क्योंकि उसमें लिक्विड ही आपका वेपराइज होगा। जो आपका नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है वो वेपराइज नहीं होगा। बट इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो राउल्ट्स लॉ जो आपका वोलाटाइल सॉल्यूट्स के लिए था, उसमें जो वोलाटाइल सॉल्यूट था वो इवापोरेट हो सकता था, इसलिए वहाँ पर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों पर डिपेंड करता था सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। बट यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर केवल और केवल लिक्विड जो है आपका जो सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉलिड आपका सॉल्यूट है, लिक्विड आपका सॉल्वेंट है, तो केवल सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पर डिपेंड करेगा, या दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स की स्केपिंग टेंडेंसी पर डिपेंड करेगा। जितना फास्ट वो स्केप करेंगे अपने सॉल्यूशन से, अपने मीडियम से, उतना ही ज़्यादा उनका वेपर प्रेशर भी आएगा। तो यहाँ पे हमने मेंशन भी किया है, when a non-volatile solute is added to the solvent, then vapor pressure of solution will be found less than that of the pure solvent। तो इसको समझने के लिए अभी हमने डायग्राम यहाँ पर बना रखे हैं, इनको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। यानी कि जो आपका वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या होता है? कम आता है। ठीक है, एंड वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन ओनली द escape ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। यानी कि जो लिक्विड का सरफेस है, सॉल्वेंट का जो सरफेस है, वहाँ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के निकलने की प्रक्रिया पर डिपेंड करता है। ठीक है, किसका वेपर प्रेशर? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो अभी जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो आपका प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम आता है। क्यों आता है ये हम जानेंगे। तो आइए इस डायग्राम की तरफ देखते हैं और इसमें समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो आपका वेपर प्रेशर है ये कैसे ज़्यादा आता है। आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर अभी जो हमने यहाँ पे बना रखे हैं दो डायग्राम, इसमें से ये मान लेते हैं आपका प्योर सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट के लिए है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर कुछ अमाउंट जो है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का हम ऐड किए दे रहे हैं। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो है उसको हम शेडेड सर्किल से दिखा रहे हैं, और जो विदाउट शेडिंग का सर्कल है वो आपका प्योर सॉल्वेंट का है। तो अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या होगा? सॉल्वेंट प्लस नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, यानी कि ये आपका क्या है? सॉल्यूशन है। ठीक है, ये आपका
सॉल्यूशन है, ठीक है। आइए अब समझते हैं इसको। देखिए यहाँ जब इसको हम टेम्परेचर देते हैं, यानी कि प्योर सॉल्वेंट जब है, इसको जब हम हीट करते हैं, मान लेते हैं इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने इसको हीट किया, तो इसमें क्या होता है, इसमें इस सरफेस से कुछ क्या होते हैं, कुछ आपके पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है। मान लिया इतने पार्टिकल्स, ये आपका क्या है, सरफेस है, यहां पर इसको हम वो किए दे रहे हैं, यहां से मान लेते हैं इतने वेपर्स निकले, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट ऐड कर देंगे, जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, ठीक है, यहां पर इसको हम यहां पर ऊपर मेंशन किए दे रहे हैं, ये जो आपके पार्टिकल्स हैं ये आपके क्या हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं, और ये जो आपके पार्टिकल हैं ये क्या हैं, ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो रिप्रेजेंटेशन हमने यहां पर डायग्राम में दिया है, इसका ये ऊपर क्लियरेशन है। अब देखिए यहां पर जब सॉल्वेंट में आपके नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स भी ऐड हैं, तो यहां पर देख सकते हैं ये जो आपका आउटर सरफेस है, ठीक है, सॉल्वेंट का जो सॉल्यूशन का जो आउटर सरफेस है, यहां पर देख सकते हैं कुछ आपके पार्टिकल आपके कैसे हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के हैं, जो क्या करेंगे, ये जो आपके विदाउट शेडेड हैं, यानी कि सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको बाहर नहीं निकलने देंगे जब आप इसको टेम्परेचर पर सेम टेम्परेचर पर हीट करेंगे। देखिए यहाँ पर मान लिया था हमने कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने इसको हीट किया, तो इतने आपके वेपर्स निकले बाहर। अब यहाँ पर इतने वेपर तो नहीं निकलेंगे, इससे कुछ कम ही निकलेंगे। कितने निकलेंगे, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इतने वेपर्स निकले, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका वेपर प्रेशर है क्या हो गया, कम हो गया। क्यों, क्योंकि यही जो आपके मॉलिक्यूल्स थे, वेपर्स मॉलिक्यूल जो हैं, यही क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। कहां पर, इस सरफेस पर। इस सरफेस पर जो प्रेशर वेपर्स के द्वारा लगाया जाता है, या वेपर्स जो लगाते हैं, उसी को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो यहां पर ये जो आपका सॉल्यूशन है, इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहां पर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो होते हैं वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की एस्केपिंग टेंडेंसी को डिक्रीज कर देते हैं, यानी कि उनको बाहर नहीं निकलने देते हैं। तो यहाँ पर जो अभी हम बता रहे थे उसका क्लियरेंस आपको यहाँ से मिल गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब आप समझ में आपके अच्छे से आएगा आपको, क्योंकि यहाँ पर जब आपको यही नहीं पता होगा कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का इसमें रोल क्या है, तो आप इसको रट लेंगे सीधे। बट अब यहाँ पर अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है, तो अब आप रटेंगे नहीं, इसको समझेंगे। देखिए इसका जो रूल है वो ये है, एट अ गिवन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की यहाँ पर बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी एक लास्ट में हम कंक्लूड करके मॉडिफाइड राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स भी मेंशन करेंगे। उसमें इसमें बहुत थोड़ा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है, तो गलतियाँ यहाँ पे होती हैं अक्सर, उनकी भी हम चर्चा इसमें करेंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए मान लेते हैं कि दो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ए आपका सॉल्वेंट है, कंपोनेंट बी आपका नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, ठीक है। इसको अंडरलाइन किए दे रहे हैं हम। यहाँ पर सॉल्वेंट जो है आपका ये क्या है, कंपोनेंट ए है, और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो है इसे हम कंपोनेंट बी कैटेगराइज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर पी ए जो है, अगर हम मान लें कि ये आपका वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का, कंपोनेंट ए का, ओवर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कंपोनेंट बी, ठीक है। एंड एक्स ए ये आपका क्या है, मोल फ्रैक्शन है। अब देखिए यहाँ पर सोच रहे होंगे कुछ लोग कि यहाँ पर हमने नॉन वोलाटाइल के लिए वेपर प्रेशर और ये जो आपका मोल फ्रैक्शन है नहीं मेंशन किया है। क्यों नहीं मेंशन किया है, इसका रीजन साफ है, क्योंकि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर है वो इसमें मैटर नहीं करता है, उसका वेपर प्रेशर नहीं इसमें मेंशन किया जाएगा, उसका नाम नहीं लेंगे हम। क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, सॉलिड है, और सॉलिड का वेपर प्रेशर नहीं होता है, वो वेपराइज नहीं होते हैं। तो यहाँ पर केवल आपके लिक्विड ही वेपराइज होते हैं, या जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो केवल और केवल सॉल्वेंट के एस्केपिंग टेंडेंसी पर या वेपर प्रेशर पर डिपेंड करता है। इसलिए केवल सॉल्वेंट का ही हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, उसी को हम मेंशन किए हुए हैं।
तो आइए देखते हैं जो आपका ऊपर यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। पी ए इज प्रोपोर्शनल टू द एक्स ए, ये होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अभी प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए क्या करते हैं, एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, और वो जो कांस्टेंट होता है वो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर होता है किसका, सॉल्वेंट का, किसी एक कंपोनेंट का। तो यहाँ पर देखिए पी ए क्या है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। ये कितना हो जाएगा, पी ए नॉट इंटू एक्स ए, ये आपका इक्वेशन बना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपका है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स के लिए। और यहाँ जो पी ए नॉट है इसको भी हम यहाँ मेंशन किए दे रहे हैं। पी ए नॉट ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर स्टेट में जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता है, कभी बदलता नहीं है, इसलिए यहाँ पर एज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ यूज किया गया है। आइए इसमें देखिए थोड़ा मॉडिफिकेशन भी हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए एक्स ए जो है अगर इसको हम मतलब इसको अगर इस तरह से लिख लें, देखिए यहाँ पे पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स ए, ये अगर लिख लें तो गलत नहीं होगा क्योंकि इसको हम इसके नीचे ला सकते हैं। अब देखिए दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों टर्म्स को 1 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। यहां पे लिखेंगे बाय सब्सट्रैक्टिंग बोथ साइड्स बाय 1। ठीक है, 1 से सब्सट्रैक्ट कर लीजिए इनको दोनों को। यहां पर अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, चलिए इधर ही लिखे दे रहे हैं नीचे इसकी, यहां पर ऐसे लिख दें 1 माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। देखिए 1 माइनस एक्स ए हमने आपको बताया था कि जो कंपोनेंट्स हैं आपके सॉल्यूशन में एक्स ए प्लस एक्स बी। ठीक है, एक्स बी क्या होगा, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, इनका एडिशन कितना होता है, 1 होता है। अगर ये 1 है देन देयरफॉर एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं। तो अगर ये वैल्यू उठाकर हम यहां पर रख दें 1 माइनस एक्स ए बी के इक्वल है, यहां पर हम लिख दें, और इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो यहां पर ये लिखा जा सकता है पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी, ये लिख सकते हैं। देखिए ये एक नया फॉर्मूला बना है जो कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए। अब इसको देखने के बाद में एक और रूल यहां पर हम बना सकते हैं। अभी इसको हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये भी सही है, बट ये आपका क्या है, मॉडिफाइड राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। आइए सबसे पहले इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं, देन उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं यहाँ पे, अब चूंकि यहाँ पर केवल एक ही आपका ऐसा कंपोनेंट है जिस पर वेपर प्रेशर जो है डिपेंड कर रहा है सॉल्यूशन का, तो यहाँ केवल एक ही लाइन अगर बनाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर हम 2 बना दे रहे हैं ताकि समझने में आसानी रहे। बिल्कुल जैसा कि इससे पीछे प्रीवियस वीडियो जो था उसमें हमने आपको दिया था डायग्राम, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, अब इस एक्सिस पर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं दिखाएंगे, और इस एक्सिस पर मान लेते हैं कि यहाँ पर ये आपका क्या है, पी ए है, यहाँ पर क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है। आइए यहाँ पर ये जो आपका एक्सिस है, ये एक्सिस क्या था, ये वेपर प्रेशर का था। यहाँ पर वेपर प्रेशर को वीपी से हम दिखाई दे रहे हैं शॉर्टली, ये आपका वेपर प्रेशर था।
और ये क्या था, ये आपका मोल फ्रैक्शन था, यहाँ भी मोल फ्रैक्शन ही रहेगा, ठीक है। इधर को चलेंगे इसमें, क्योंकि एक ही कंपोनेंट है, आपका बताया था हमने, केवल सॉल्वेंट का ही इसमें रोल है, सॉल्यूट का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ क्या है, यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, x इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, a इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, और यहाँ x a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब इसको हम यहाँ से यहाँ तक लेकर चलेंगे, और ये जो मोल फ्रैक्शन है किसका है, सॉल्यूट का है, सॉरी सॉल्वेंट का है, तो ये यहाँ से चलेगा और इंक्रीज होता चला जाएगा, कहाँ तक, यहाँ तक चला जाएगा। अब ये जो आपका लाइन बना हुआ है, इसी लाइन को हम बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर जो आपका पीए था, यही क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी था एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट भी था। तो आइए इसको हम उसमें इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा पी ए नॉट एक्स ए। ये जो लाइन बनी है, ये लाइन, इसकी जो एक्सप्रेशन है, जैसे मैथ में आप लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं, बिल्कुल ये भी लीनियर इक्वेशन ही है। यहाँ पर पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, ये इस लाइन का इक्वेशन है। और ये जो लाइन है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये दो चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही है। एक तो ये जो आपका वेरिएशन हो रहा है मोल फ्रैक्शन के साथ साथ, किसका, वेपर प्रेशर में जो वेरिएशन हो रहा है, किसके वेपर प्रेशर में, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में। यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं इसको इस तरह से, ये जो आपका है इसे हम बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अगर कहीं पर क्वेश्चन में आपको इस तरह का ग्राफ बना के दें और आपसे ये पूछते हैं कि इसमें वेपर प्रेशर बताइए प्योर सॉल्वेंट का क्या है, तो यहाँ पर आप तुरंत इस तरह से, अगर इधर आपके मार्क्स लिखे हुए हैं, नंबर्स इधर आपके एडजस्ट हैं, तो यहाँ से बिल्कुल सीधे देखिए कितना यहाँ पड़ रहा है, उसी को देखकर सीधे आप प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मेंशन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर चलते हैं, ये जो आपका इंसेट में बंद है इक्वेशन, इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक नई चीज़ हमें पता चलती है। एक केस में दो चीज़ें नहीं पता चलती हैं, वो क्या है ज़रा देखते हैं। देखिए इसमें पी ए नॉट माइनस पी ए लिखा हुआ है, अपॉन पी ए नॉट लिखा है, ठीक है। और इधर राइट साइड पे लिखा है एक्स बी। एक्स बी क्या है आपका, ये आपका मोल फ्रैक्शन है किसका, यहां पर हम लिखे दे रहे हैं एक्स बी जो है ये क्या है, ये मोल फ्रैक्शन है ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक है। आइए इसको हम स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ये जो पूरा टर्म लिखा है इसे हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहां पर एक स्टेटमेंट बनता है, द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो हमने इंसर्ट में मेंशन किया हुआ है, ये आपका क्या है, राउल्ट्स लॉ ही है, मॉडिफाइड राउल्ट्स लॉ, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में मेंशन किए दे रहे हैं। ये जो आपका रूल है ये भी राउल्ट्स लॉ है, और ये आपका क्या है, मॉडिफाइड राउल्ट्स लॉ। देख सकते हैं यहाँ पे, द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सोल्यूशन। देखिए अभी आगे हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे, तो अभी केवल यहाँ पर या तो सोल्यूशन लिख लीजिए या आइडियल सोल्यूशन, दोनों ही बातें सही हैं, क्योंकि अभी हमें नहीं पता है आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मतलब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, एट द गिवन टेम्परेचर। ये कहने का मतलब है कि ये जो पूरा टर्म है ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये किसके इक्वल होता है, नॉन वोलाटाइल के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ क्या था,
यहाँ सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो मैं अभी जो ऊपर मैं कह रहा था कि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, वो यही कंफ्यूजिंग है। अगर आपको ये नॉर्मल रूल देना है तो उसमें बोला गया है कि वो सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट यहाँ पर क्या है, ये किसके इक्वल आता है, ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के इक्वल आता है। यहाँ प्रोपोर्शनल की बात की जा रही है, यहाँ इक्वल की बात की जा रही है। अगर आपसे क्वेश्चन कोई करता है या एग्जामिनर ही क्वेश्चन कर देता है कि एक आपको ये एक्सप्रेशन लिखता है और एक ये एक्सप्रेशन लिखता है और आपसे पूछता है कि बेटर कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का यूज किया गया है, यानी कि ये जो आपका एक्सप्रेशन है वो पूरी तरह से या इतना ज़्यादा करेक्ट नहीं है, बट यहाँ कोई आपका मतलब वो यूज़ नहीं हुआ है, कांस्टेंट सीधे इक्वल टू आ गया है, तो ये ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर इसीलिए इस रूल को बोलते हैं मॉडिफाइड राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ध्यान रखिएगा वाइवा वाइज के लिए भी और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए भी। अब देखिए कुछ इसमें और भी हम चर्चाएँ करेंगे कि ये जो आपका फॉर्मूला है इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। अब न्यूमेरिकल्स देखिए कैसे कैसे आते हैं, मैं बता दूं आपको। ये जो पूरा टर्म लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको देखिए, ये जो आपका टर्म है मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, PA माइनस PA नॉट माइनस PA, इसको हम लिखते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। PA नॉट माइनस PA को हम लिखते हैं, जो ऊपर लिखा है ये इतना, इसको लिखते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बट अगर PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट लिख दें तो ये पूरा जो टर्म है इसे बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आपसे अगर न्यूमेरिकल में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछा जाए तो ये आप पूरा कैलकुलेट करेंगे, और अगर आपसे केवल ये पूछा जाए कि कैलकुलेट द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो केवल ये PA नॉट माइनस PA लिखना है आपको, यानी इतना ही कैलकुलेट करना है, इसको आप कहीं भी एडजस्ट करिए। तो ये दो चीजें आप ध्यान रखिएगा, एक होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और दूसरा आपका क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दोनों में बहुत प्रिकॉशनली रीड करिएगा क्वेश्चन को, ताकि ये गलती ना हो कि आपसे पूछा गया हो कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालिए, आप निकाल के चले आए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये न्यूमेरिकल की व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लीजिए। ये नीचे देख सकते हैं, सबसे नीचे लिखा हुआ है PA नॉट माइनस PA, इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और उधर दूसरा टर्म है PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल में आपके काम आने वाली है और उसको नोट भी कर लीजिए। देखिए अब हम जानेंगे कुछ आपके नोटेबल पॉइंट्स हैं जिन पे मल्टीपल चॉइस या फिर 1 मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। देखिए हमने दोनों रूल्स जान लिए हैं, राउल्ट्स लॉ क्या है, हेनरीज रूल क्या है। हेनरीज रूल हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, जिन्होंने नहीं वॉच किया है प्लीज़ उसको वॉच करें, देन उसके बाद में इसे वॉच करें। तो माना यह जाता है कि जो राउल्ट्स लॉ है वो कभी कभी हेनरीज लॉ की तरह एक्ट करता है, या फिर राउल्ट्स लॉ कभी कभी हेनरी लॉ जो है हो जाता है, यानी कि राउल्ट्स लॉ बिकम्स सम टाइम हेनरीज लॉ। तो ये कैसे होता है ये हम जान लेते हैं। देखिए जो राउल्ट्स लॉ है वो क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ जो है वो ये कहता है कि जो कंपोनेंट है, जैसे एक कंपोनेंट है तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर एंड उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। ये क्या है, ये राउल्ट्स लॉ है। और दूसरा जो हेनरीज लॉ है वो क्या है, P इज इक्वल टू KH इंटू XA। अगर हम कंपोनेंट A मान लें तो ये क्या है, ये हेनरीज लॉ है। अब देखिए ये कब आपका इक्वल हो सकता है, जब आपका PA और KH इक्वल हो जाए। यहां पर इफ KH इज इक्वल टू PA, यहां पर नॉट भी है, देन राउल्ट्स लॉ बिकम्स हेनरीज लॉ। ठीक है, बिल्कुल इजी है। तो 1 नंबर का ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है
कि ऐसा कौन सा स्पेशल केस है जिसमें राउल्ट्स लॉ जो है आपका हेनरीज लॉ के इक्वल हो जाता है, हेनरीज लॉ हो जाता है। तो यहाँ पर यही एक कंडीशन है जिसमें हेनरी कांस्टेंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट के बराबर हो जाए। मैंने ऊपर मेंशन किया है राउल्ट्स लॉ बिकम्स अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ इन विच के एच का मतलब हेनरीज कांस्टेंट बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, यानी कि PA0। तो यहाँ पर जब ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाती हैं तो जो आपका हेनरी लॉ है या फिर जो आपका राउल्ट्स लॉ है वो हेनरी लॉ हो जाता है। अब देखिए कुछ स्पेशल केस ऐसे भी हैं जिनमें KH PA0 के इक्वल होता है, यानी कि जो फर्दर कंडीशंस हैं उन्हें भी जान लेते हैं। देखिए जब सॉल्यूशन का डाइल्यूशन बहुत ही ज़्यादा कर दिया जाता है, यानी कि इनफाइनाइटली डाइल्यूट किया जाता है, तो जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो आइडियल बिहेवियर शो करने लगते हैं। अभी हमने प्रीवियसली एक वर्ड यूज़ किया है आइडियल सॉल्यूशन, हालांकि हमने उसको भी डिटेल में नहीं डिस्कस किया है, नेक्स्ट वीडियो में उसको हम डिस्कस करेंगे। बट अभी नॉलेज के लिए बता दें, आइडियल का मतलब होता है उनके बीच की उनके जो कंपोनेंट्स हैं उनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो बिल्कुल सिमिलर हो, सेम हो, ठीक है। तो ऐसा जब भी होता है किसी सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स के बीच में तो वहाँ पर उसे हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पर जब किसी सॉल्यूशन को बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह एक्ट कर लेता है। उसके जो भी कंपोनेंट्स हैं वो आइडियली एक्ट करने लगते हैं। यहाँ पर देखिए जो आपका नोटेबल पॉइंट है दूसरा, इन सॉल्यूशंस इन विच सॉल्यूट बिहेव्स आइडियली, यानी कि अगर सॉल्यूट आपका आइडियली बिहेव कर रहा है तो वो आपका किसके अकॉर्डिंग होता है, हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग। सॉल्यूट अगर आइडियली बिहेव करे तो वो हेनरीज लॉ है, और अगर सॉल्वेंट बिहेव करे आइडियली तो वो आपका राउल्ट्स लॉ है। ध्यान रखिएगा, सॉल्यूट अगर आइडियली बिहेव करे तो हेनरीज लॉ है, और अगर सॉल्वेंट बिहेव करे आइडियली, आइडियल की तरह एक्ट करे तो वो आपका राउल्ट्स लॉ है। और ये कब होगा, जब KH इज इक्वल टू PA0, यानी कि ये जब कंडीशन आपकी फॉलो होगी तभी ये चीज़ आपका आता है। तो यहाँ देखिए ये जो है ये तो एक रीज़न है, बट यहाँ उसके आगे फर्दर जो उसका रीज़न है ये चीज़ ऐसे कब होती है, जो कंडीशन है वो एक और भी है, वो क्या है, डाइल्यूशन, ठीक है। या यहाँ पर जो आपका एक पॉइंट बनता है कि सॉल्यूट किसके केस में होता है और सॉल्वेंट किसके केस में आइडियली एक्ट करता है, तो सॉल्यूट आपका हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग आइडियल एक्ट करता है और जो सॉल्वेंट है वो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग आइडियली बिहेव करता है। अब देखिए डाइल्यूशन की हम चर्चा कर रहे थे, किसी सॉल्यूशन को इतना हम डाइल्यूट कर दें कि उसकी जो डाइल्यूशन है वो इनफाइनाइट हो जाए और उसमें जो एक्स सॉल्यूट है, एक्स सॉल्यूट का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, वो जीरो की तरफ टेंड कर जाए। आप मैथ में लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी पढ़ते होंगे, वहां पर जो लिमिट वर्ड यूज होता है उसका मतलब क्या होता है, जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, इसका मतलब क्या होता है, जो एक्स की वैल्यू है वो जीरो की तरफ टेंड हो रही है, ठीक है। वैसे ही बिल्कुल यहां भी है, ये जो एक्स सॉल्यूट है इसका मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये जीरो की तरफ टेंड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन है जिसको आपने इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया है उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो आइडियली एक्ट करने लगेंगे। जो अभी हम ऊपर चर्चा कर रहे थे, ये जो ऊपर हमने यहाँ पर स्टेटमेंट अभी पढ़ा है, इसकी कंडीशन जो पड़ी हुई है बिल्कुल वही है। उसमें भी फर्दर रीजन ये है आपका कि जब डाइल्यूशन करते हैं यानी कि वेरी डाइल्यूट कंडीशन में ये आपका राउल्ट्स लॉ जो है वो हेनरी लॉ हो जाता है। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट्स होते हैं जब डाइल्यूट कर देते हैं इनफाइनाइटली किसी सॉल्यूशन को तो उसके कंपोनेंट्स आइडियली एक्ट करने लगते हैं, अभी हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं। तो उस केस में जो सॉल्वेंट है वो क्या होता है, राउल्ट्स लॉ का सॉल्वेंट्स ओबे राउल्ट्स लॉ, यानी कि जो सॉल्वेंट है वो राउल्ट्स लॉ का पालन करता है, उसको फॉलो करता है, और जो सॉल्यूट है वो हेनरीज लॉ को फॉलो करता है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो ये देखिए जो पॉइंट्स हैं इसमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट आंसर टाइप के, असर्शन रीजन टाइप के, मल्टीपल चॉइस टाइप के, पैराग्राफ राइटिंग वाले भी आ सकते हैं, पैराग्राफ वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जिन्हें बोलते हैं। तो ये जो आपका पॉइंट है ये और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको फटाफट नोट कर लीजिए और इनको अच्छे से नोट करिएगा, कहीं ऐसी जगह मत नोट करिएगा जहाँ ये मिस हो जाएं, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बातें भी हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूर आनी हैं। पॉइंट्स और भी हैं जिनको हम जान लेते हैं। देखिए राउल्ट्स लॉ और हेनरीज लॉ जो है उसमें सिमिलरिटीज़ क्या हैं और उसमें डिफरेंसेस क्या हैं ये भी आप जान लीजिए। देखिए जो राउल्ट्स लॉ है, राउल्ट्स लॉ हेनरी लॉ दोनों ही अप्लाइड होते हैं वोलाटाइल कंपोनेंट्स के लिए, यानी वोलाटाइल सॉलिड्स के लिए, ठीक है।
यहाँ पे लिखा है राउल्ट्स लॉ एंड हेनरीज लॉ बोथ आर अप्लाइड फॉर वोलाटाइल कंपोनेंट ऑफ इन द सॉल्यूशन, यानी कि कंपोनेंट्स आपके वोलाटाइल होने चाहिए। बोथ आर स्टेट दैट द वेपर प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट, यानी कि दोनों ही किसी एक कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन करते हैं। ऑफ वन कंपोनेंट इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी कि दोनों ही बताते हैं कि जो वेपर प्रेशर होता है एक कंपोनेंट का वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये तो आपकी सिमिलरिटीज हो गई। आइए डिफरेंसेस में देखते हैं। देखिए राउल्ट्स लॉ ये कहता है, राउल्ट्स लॉ डिफाइन करता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को एज वेपर प्रेशर, ठीक है। प्योर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है उसके टर्म्स में उसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बताता है। बट जो हेनरीज लॉ है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेशन के बाद में बताता है, या फिर एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू निकल के आती है हेनरी कांस्टेंट KH की उसको बताता है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ओवरव्यू या फिर रनिंग में इसको देख लीजिएगा, ताकि अगर ये कहीं पूछा भी जाए 1 नंबर 2 नंबर का, या फिर कहीं भी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है, उसमें आपका चाहे मल्टीपल चॉइस में हो या फिर असर्शन रीजन में हो, कहीं भी हो, आपसे हो जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ में डिफरेंसेस भी हैं, ठीक है, ये डिफरेंसेस हैं और ये आपका सिमिलरिटी है, दोनों में समानता है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा।